हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यूटन स्टडी वन। माई सेल्फ सत्येंद्र यादव और ये वीडियो आप न्यूटन स्टडी वन पर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, न्यूटन स्टडी वन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में गुप्त काल, अगर कोई स्टूडेंट गुप्त काल नहीं पढ़ा भी होगा तो ये 30 क्वेश्चन कर लेने के बाद उसका गुप्त काल से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि ये गुप्त काल से मैं वही क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो एग्जाम्स में 5 या 6 बार रिपीट हो चुके हैं। क्योंकि गुप्त काल तो बहुत बड़ा था और उसमें इतिहास की बातें जो है बार बार एग्जाम्स में जो रिपीट कर चुकी है वही लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चंस के हिसाब से हम सॉल्यूशन बताएंगे और ऑप्शंस 4 हैं, चारों के बारे में बताया जाएगा जो भी जहाँ पे सुटेबल होगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, ऑप्शंस दिया हुआ है। ए में दिया है घटोत्कच गुप्त, बी में दिया है चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी में दिया है श्रीगुप्त, डी में दिया है नन ऑफ दी। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैं ढूंढ करके लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, सेकंड नंबर कह रहा है कि गुप्त किसके सामंत थे। सामंत मतलब क्या होता है? सामंत मतलब जो है उनसे मिलना जुलना, मतलब उनके कार्यकाल के समय उनका कार्यकाल होना, मतलब आसपास ही थे, मतलब पड़ोसी भी कह सकते हैं। जैसे समकालीन होता है ना, उसी प्रकार से है। तो गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन ए दिया है मौर्य के, ऑप्शन बी दिया है कुषाणों के, ऑप्शन सी दिया है सातवाहनों के, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दी। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बी नंबर हो जाएगा। गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्या कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की। महाधीराज मतलब महाराज नहीं कहते, महाराज आइए मतलब स्वागत, जैसे किसी व्यक्ति को ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए लगा दिया जाता है। जैसे महामहिम, भारत के राष्ट्रपति के आगे लगा दिया जाता है महामहिम, राज्यपाल के आगे लगा दिया जाता है महामहिम। तो इस प्रकार से तो गुप्त किसके शासन ने, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की। ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त ने, बी नंबर में दिया है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, सी में दिया है घटोत्कच गुप्त ने, डी में दिया है समुद्रगुप्त ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाधीराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है और सूची 2 में दिया हुआ है इधर। तो इसमें दिख रहा है आपको सामने कि प्रयागराज इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किसने बनवाया था, बिलसर स्तंभ लेख किसने बनवाया था, भीतरी स्तंभ लेख किसने बनाया था, मंदसौर लेख किसने बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन इधर दिए हुए हैं। तो प्रयागराज इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो था समुद्रगुप्त ने बनाया था, और बिलसर स्तंभ लेख कुमारगुप्त ने बनाया था, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त ने बनाया था, और मंदसौर लेख बंधु वर्मन ने बनाया था। तो इस प्रकार से सबका सामने वाला ही सही है। तो जो 1 2 3 4 करके दिया होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने देख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ भी था। ऑप्शंस दिया है भानुगुप्त, बी में दिया है बाणभट्ट, सी में दिया है आर्यभट्ट, और डी में दिया है बराहमिहिर। और ये देखिए एसएससी मैट 2002 के परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। आप चाहो तो पुराना पेपर होगा गूगल पे, तब सर्च करके भी देख सकते हैं। देखिए, आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन चारों बता दिए हैं। आर्यभट्ट एक मैथमेटिक्स थे जिन्होंने शून्य का खोज किया था, और एक ये खगोल विद्या भी थे, मतलब खगोल मतलब पृथ्वी के बारे में भी कुछ कहे थे, पृथ्वी के चक्कर के बारे में। जैसे कापलर ने कहा था सर्वप्रथम कि पृथ्वी गोल है, तो इन्होंने भी कहा था कि पृथ्वी गोल है।
और अपने धुरी पे चक्कर लगाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आर्यभट्ट जो है वो गुप्त शासन काल में खगोल विज्ञानी भी थे और गणितज्ञ भी थे, मतलब मैथमेटिशियन में थे। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी। ऑप्शन से दिया है पाली, बी दिया है प्राकृतिक, सी दिया है हिंदी और डी दिया है संस्कृत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों संस्कृत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन 7 नंबर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं वेरी वेरी, एकदम इसको याद करना एकदम जरूरी है। देखिए एसएससी मैट में भी आया है 2002 में, रेलवे मालदा में आया है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में आया है, गोरखपुर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में आया है, 2003 में भी आया है, 1990 में भी आया है, 2005 में भी आया है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हर हाल में याद करना है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। भारत का नेपोलियन आप लोग जानते हैं समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को किसने कहा था? बीए स्मिथ ने कहा था। और किस चीज से? उसकी विजय से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। किसने कहा था? तो बीए स्मिथ ने कहा था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है भारत के नेपोलियन कहे गए थे, वो भी बीए स्मिथ के द्वारा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाता है कि किसने कहा था? तो बीए स्मिथ ने कहा था। और किसको कहा था? तो समुद्रगुप्त को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। देखिए हुण जो है, हुण पहले हुण एक मुद्रा भी चलती थी, हुण, वो भी मुगल काल में हुण मुद्रा भी चलती थी। जैसे तांबे के सिक्के को दाम बोलते थे, उसी प्रकार से हुण एक मुद्रा भी चलती थी। लेकिन ये एक प्रकार के शासक भी थे और इनके पास सेना भी थी। तो उसके हिसाब से आप सोचिए क्या कह रहा है कि गुप्त वंश का कौन राजा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ऑप्शन ए में दिया है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी में दिया है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी में दिया है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी में दिया है चंद्रगुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ये देखिए एसएससी मैट 2002 में आया हुआ है और सीपीएस 2003 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। कला एवं, ऑप्शन ए में दिया है कला एवं स्थापत्य, बी में दिया है साम्राज्यवाद, और सी में दिया है राजस्व एवं भूमि कर, और डी में दिया है साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो मित्रों जो गुप्त काल था उसमें कलाकारी बहुत थी और मूर्ति कला, मूर्ति पूजा उसी टाइम पे शुरू हुई। और जितने भी मंदिर बने हैं पुराने और मूर्तियाँ स्थापित हुई है सब गुप्त काल का ही बना हुआ है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब भूमि कर और जो है ये सब मुगलों के काल में चलता था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन का रहेगा अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी में दिया है मौर्य काल से, ऑप्शन सी में दिया है बुद्ध काल से, ऑप्शन डी में दिया है गुप्त काल से। तो हड़प्पा कार्यकाल किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो हड़प्पा काल से नहीं संबंधित है, मौर्य काल से भी नहीं है, ये बुद्ध काल से भी नहीं, ये गुप्त काल से है। तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा गुप्त काल। ये देखिए एनडीए 2001 में आया हुआ परीक्षा है, परीक्षा का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 11 नंबर कवि कालिदास किसके राज कवि थे। कवि कालिदास, कालिदास का नाम सुने होंगे, जिस डाणी पर बैठे थे, जिस टहनी पर उसी को काट रहे थे। तो ये किसके दरबारी कवि थे ये बताना है। ऑप्शन से दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी दिया है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का उपाधि मिला था, क्यों मिला था अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। और हर्ष, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जैन धर्म से है कि बौद्ध धर्म से है कि वैष्णव मत से है कि शैव मत से आपको बताना है। तो ये आपका बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म, गुप्त काल, मूर्ति पूजा सब एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट 13 नंबर का रहेगा उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था उत्तर गुप्त काल में, और इसी में आया था ह्वेनसांग जो था आया था। तो इसमें पहले पढ़ा, उसके बाद इसी में पढ़ाने लगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें।
तो अब इसका बात करें तक्षशिला का, तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला है, जो अब पाकिस्तान में है, पहले भारत में था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ऑप्शन ए में दिया है ब्रह्मगुप्त, बी में दिया है चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी में दिया है चंद्रगुप्त सेकंड और डी में दिया है भानुगुप्त। देखिए मित्रों, ये आरआरबी कोलकाता का एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, भानुगुप्त। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फहयान किसके शासन में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था फहयान। चंद्रगुप्त फर्स्ट के, अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। देखिए एनडीए 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फहयान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहता है, गोल्डन एज। मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। राजपूत काल कहीं नहीं होता है, जो भी शासक था अपने नाम से फेमस था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुप्त काल। अशोक के शासन को मौर्य काल कहते हैं, आप लोग ध्यान में नोट कर लीजिए। कह रहा है नेक्स्ट कि फहयान कहाँ का निवासी था। भूटान का, अमेरिका का, चीन का, बर्मा का। ये देखिए आरआरबी टेक्नीशियन 2004 का क्वेश्चन है। तो जो फहयान था वो चीनी यात्री था। फहयान एक चीनी यात्री था जो समुद्री मार्ग से भारत आया था। और कोलंबस भी भारत आया था जो अमेरिकी था, वो भी समुद्री मार्ग से आया था, क्योंकि पहले न हवाई जहाज थी न ट्रेन थी, पहले समुद्र में ही नाव थी, नाव से ही लोग चलते थे। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकेंड किस वंश का शासक था। ऑप्शन से दिया है शक, बी दिया है कण्व, डी दिया है वाकाटक और डी दिया है सातवाहन। ये देखिए मुंबई टेक्नीशियन 2004 का क्वेश्चन है, आप पेपर गूगल पे सर्च करके भी सर्च कर सकते हैं। तो इसका सेतु बंध रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय ये वाकाटक शासक था। वाकाटक वंश का शासक था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 18 का सी नंबर हो जाएगा, वाकाटक। 19 कह रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, मतलब उसके शासनकाल में बहुत सारे कवियों को सम्मानित किया गया, कवियों को उत्साहित किया गया। तो उस वही क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन से दिया श्रीगुप्त, तो श्रीगुप्त में तो नहीं हुआ था। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे बस। आज दूसरा दिया चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनमें भी नहीं हुआ था। और सी दिया है समुद्रगुप्त, तो ये राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और स्कंदगुप्त भी नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था। तो किसको कहा गया था, तो समुद्रगुप्त को कहा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। ऑप्शन दिया है कहौम स्तंभ लेख, बी दिया है जूनागढ़ अभिलेख, सी दिया है प्रयाग प्रशस्ति और डी दिया है मंदसौर लेख। आपके सामने 4 ऑप्शंस बता दिए, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहौम स्तंभ लेख। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। प्रयाग में कि बोधगया में कि कुशीनगर में कि अमरावती में। देखिए अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। दो राजधानियां हैं, तेलंगाना भी वहीं से कटा हुआ है। तो वहाँ पे एक अमरावती भी है और हैदराबाद भी राजधानी है, जो कि अमरावती अभी चेंज होगी 2024 में, कंफर्म हो जाएगा। और ये आपसे पूछे थे श्रीलंका के राजा मेघवर्मन कि भगवान बुद्ध का मंदिर हम बनवाना चाहते हैं, कहाँ पे बनवा दिया जाए। किससे पूछे थे, तो समुद्रगुप्त से पूछे थे। तो ये बनवाने के लिए बोधगया में पूछे थे। तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर का है मंदिर निर्माण काल का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। तो ये गुप्त काल में मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजा सब गुप्त काल में हुआ। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। जब उन्होंने शकों को हराया था, उनको
तभी उनको शकों का उन्मूलन करने के बाद उनको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव थे, विष्णु थे, बुध थे, सूर्य थे? तो उस टाइम पे विष्णु थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। नेक्स्ट कह रहा है 25 नंबर कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? वाल्हीक प्रदेश के जीतने के बाद, हुड़ों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय के बाद खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे। चारों ऑप्शंस बता दिए हैं। अब हम आपको आंसर बता रहे हैं कि शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने सिक्के जारी किए थे। किस चीज के सिक्के जारी किए थे? चांदी के जारी किए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महरौली स्तंभ दिल्ली। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा उपाधि है कि आज तक इस पे जंग नहीं लगा। कह रहा है महरौली दिल्ली स्तंभ लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ये लोहे का है लेकिन इस पे जंग नहीं लगता है। ऑप्शन दिया है चतुर्थ सदी, बी दिया है सप्तम सदी, तृतीय सदी, द्वितीय सदी। एनडीए 1998 का क्वेश्चन है और अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ सदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फहियान और ह्वेनसांग ने किन किन राज्यों को देखा? तो फहियान और ह्वेनसांग ने किस किस राज्य को देखा, मतलब किसके किसके राज्यों को देखा, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष, बी में दिया है हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी में दिया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय क्रमशः, और डी में दिया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। देखिए ये जो आए थे फहियान और ह्वेनसांग उस टाइम पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे और हर्षवर्धन थे। मतलब आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे और गए कब? हर्षवर्धन के शासनकाल तक। मतलब ये लोग बहुत देर तक यहाँ पर रहे हैं। आपको बता दें कि ह्वेनसांग जो आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था और खुद पढ़ करके वहीं पे टीचर भी बन गया। ये एनडीए का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कर रहा है धन्वंतरी थे। धन्वंतरी क्या थे? आप लोग देखे होंगे धन्वंतरी क्लिनिक लिखा रहता है कहीं कहीं के। तो धन्वंतरी क्लिनिक में कहा होता है डॉक्टरी मतलब चिकित्सा के क्षेत्र। तो वहाँ जहाँ पे भी चिकित्सा का दिखाई देगा वही सही होगा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रिय चिकित्सक थे। तो धन्वंतरी शब्द जो है चिकित्सक से रिलेटेड है, ये इतिहास का शब्द है, इसलिए आज भी लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। CDS 2000 का क्वेश्चन है ये। तो ये जो थी गुप्त प्रणाली ये राजतंत्रात्मक थी, मतलब जो राजा था वो अपने हिसाब से चलाता था बस। आज जो है भारत लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक है, मतलब यहाँ पे बहुमत वोट के हिसाब से हो रहा है। पहले वो राजा जो था वंशज के हिसाब से चल रहा था। तो हम लोग का लोकतंत्र में अपना अपना सबका अधिकार है। 30 नंबर का रहा है कि फहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की देखिए फहियान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है पूछा जा सकता है। ऑप्शन दे सकता है कुछ भी और उसमें पूछ जाएगा फोकुओ, उसमें ऑप्शन में फोकुओ की डाल दे सकता है। तो कह रहा है कि फहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की निम्न में से किसका विवरण मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, कि बौद्ध राज्यों का, कि गौतम बुद्ध के उपदेशों का, कि बौद्ध मंदिर स्तूपों एवं विहारों का। ये आपसे पूछा गया कि फोकुओ में किसका विवरण मिलता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन हम बता दिए हैं। वो मिलता है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में फहियान द्वारा लिखा गया फोकुओ बुक में। तो मित्रों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी जॉब का अपडेट लेकर भी आते हैं पहले और वीडियो भी लेकर के आते हैं, जो भी सारे लेकर के आते हैं एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर